जय हिंद स्टूडेंट। इससे पहले जो हमने क्लास अटेंड करी थी बेटा, उसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के। आपके बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने उसको बहुत अच्छे से सुना होगा देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दैट। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम करेंगे द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को किस चीज की अथॉरिटी मिल रखी है। अगर हम पीछे की बात करें, मतलब जो हमने भी पढ़ के आए हैं बेटा, तो वी हैव आउटलाइन सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म्स। ठीक है, दिस फंक्शंस एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट सोसाइटीज हैव द कॉन्स्टिट्यूशन। मींस चाहे वो किस भी तरह की सोसाइटी हो, मीन्स आप ईस्ट वेस्ट की बात कर लें, आप मतलब ईस्टर्न और वेस्ट जो हम वर्ल्ड को बांटते हैं उसकी बात कर लें, ठीक है, या तो हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात कर लें, हम किसी की भी बात करें, अल्टीमेटली हम क्या एक नतीजे पे पहुंच के आएंगे, हर किसी का कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मीन्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेट ऑफ रूल्स हमारे पास होते ही होते हैं जिसके बेस के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ठीक है, अगर हम ये बोले, इतना सारा पढ़ने के बाद हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं बेटा। देखो, इस क्लास में हम लाइन टू लाइन वर्ड्स को रीड करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको सुन लेते हैं बेटा, बिकॉज इसमें अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और जब चीजों को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना लाइन टू लाइन, स्पेशली एनसीईआरटी बुक, तो ये हमें बहुत तरह से हेल्पफुल रहती है। बहुत तरह से बोलने का मतलब क्या है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप +2 के बाद भी कई तरह के एग्जाम देंगे, ग्रेजुएशन के बाद देंगे, या तो आपका ड्रीम है नेट का पेपर क्लियर करने का। ठीक है, तो उसके लिए भी ये आपको हेल्पफुल देगा आगे चल के। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। ये सारी चीजों को हम, इन सब के आंसर्स को हम आगे फाइंड आउट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ठीक है ना, क्या मतलब हाउ कितना इफेक्टिव रहता है, और ये जस्ट है। जस्ट बोलने का मतलब है कि ये सबको इक्वालिटी देता है, जस्टिस देता है कि नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर को फाइंड आउट करते हैं। In most countries, constitution is a compact document that comprises a number of articles about the states, specifying how the state is to be constituted and what norms it should follow. Means कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेट ऑफ रूल्स बनाता है अपनी किसी भी स्टेट के लिए। स्टेट अगर हम बोले यहाँ पे तो देन इट मीन्स कंट्री। किसके लिए? कंट्री के लिए। ठीक है, और ये बताता है कि वो स्पेशल स्टेट या कंट्री जो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी और कौन से नॉर्म्स को वो फॉलो करेगी। व्हेन वी आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री वी यूजुअली रेफरिंग टू दिस डॉक्यूमेंट। मतलब जब भी हम किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम इस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं स्पेशली। बट सम कंट्रीज, द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंस्टेंस, मीन्स जरूरी नहीं है कि हर एक कंट्री के पास अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो ही हो। अगर यूके की बात करें तो उनके पास सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रेदर देन द सीरीज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड डिसीजंस, मींस बहुत सारी चीजें तो वहां पे ओरली हैं जो पीछे डिसीजंस बनते आए हैं, बस वो आगे से आगे पास ऑन होते आ रहे हैं। ठीक है, वो कलेक्टिवली उसको क्या रेफर करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करते हैं। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, सेट ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शन दैट वी मेंशन्ड अबव। मींस अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ना व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसका आंसर ऐसे दे सकते हो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इट इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, that seeks to perform the function that we have mentioned. Mentioned above मतलब वो जो हमने 4 important characteristics constitution के पढ़े, तो उसको आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हो। But many constitution around the world exist only on paper. ठीक है, मतलब वो सिर्फ नाम मात्र ही है। They are mere words existing on a parchment. Parchment का मतलब क्या हो गया? Just a written document. मतलब एक कैसा डॉक्यूमेंट है वो? एक written डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है वो कि मतलब उस पर बहुत अमल होता। आप अपने नेबरिंग नेशन में देख लो, पाकिस्तान की बात देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्होंने हमारे साथ ही बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमसे ही टूट के बनी थी वहां पे। अब म्यांमार का एग्जांपल ले लो, इवन आप यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बांग्लादेश, बट बांग्लादेश की भी सिचुएशन ठीक है, पीछे वहां पे भी बहुत ज्यादा गड़बड़ रही है। तो इन दिस वे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज इसका एग्जांपल है जहां पे सिर्फ वो एक मेयर डॉक्यूमेंट ही है। द क्रूशियल क्वेश्चन इज हाउ इफेक्टिव इज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव कैसे होगा? व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव? व्हाट इंश्योर दैट इट हैज अ रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल। मतलब वो क्या चीज उसको इफेक्टिव बनाएगी
और उसका मतलब ये कौन इंश्योर करेगा कि लोगों की जिंदगी में उसका असर पड़ेगा? मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव तब हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस फैक्टर्स। हम उनको बारी बारी जो है ये जानेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री कैन बी इफेक्टिव, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे वो इफेक्टिव होता है? तो पहला मेथड द मोड ऑफ प्रोमुलेशन। प्रोमुलेशन का मतलब क्या बोल सकते हैं आप? ऐसी इवेंट्स, ठीक है, प्लस ऐसे प्रोसीजर्स। समझ में आ गया? ऐसे प्रोसीजर्स जिनके बेसिस के ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा जाता है या वो फॉर्म किया जाता है, उसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज प्रोमुलेशन, है ना। अब यहाँ पे वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इसको हम पढ़ते हैं। दिस रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ मेनी अथॉरिटी डिड दे हैव। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारे सामने आया, उसको क्राफ्ट किसने किया, ठीक है ना, और वो कितनी अथॉरिटी रखता है अपने लोगों के ऊपर। इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स अ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या हो जाता है? जस्ट आप उसको ये बोल सकते हो कि मतलब उसकी एग्जिस्टिंग जो है वो उसको एग्जिस्ट होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज दे आर क्राफ्टेड बाय द मिलिट्री लीडर्स और द लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर। मतलब कुछ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो मेयर रिटन डॉक्यूमेंट ही है, क्योंकि उनको जिन्होंने बनाया वो मिलिट्री लीडर थे या तो ऐसे लीडर थे जो पॉपुलर नहीं थे, डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम। मतलब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि वेन एवर वी नीड अ कंसेंट ऑफ ऑन पॉलिटिकल मैटर्स, तो लोगों को साथ में लेना, ये लीडर की पॉपुलैरिटी बहुत मैटर रखती है, ठीक है। द मोस्ट सक्सेसफुल, आप मोदी जी का एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे कि हाउ पॉपुलैरिटी मैटर्स। Most successful constitution like India, South Africa, United States are the constitutions that have created in the aftermath of the popular national movement. मीन्स आपको पता है साउथ अफ्रीका में भी पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी, गोरे और काले का भेद था, तो वहां पे वो नेल्सन मंडेला वगैरह ने कितना फाइट करा। इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल आप जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ब्रिटेन के अंडर था, फ्रांस ने इसकी हेल्प करी थी। 1774 से बाद जाके काफी उन्होंने वो करा, फाइट करा, फिर उनकी 13 कॉलोनीज फ्री हुई थी तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करा। तो इन दिस वे एक नेशनल मूवमेंट हुआ। नेशनल मूवमेंट जब होता है तो हम चीजें इवॉल्व होती हैं, बाहर निकल के आती हैं, तो उस टाइम हमें प्रोसेस का ज्यादा नॉलेज हो जाता है। ऑल्दो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली क्रिएटेड बाय द Constituent Assembly between the December 1946 to November 1949, मीन्स दिसंबर में Constituent Assembly हमारी सेटअप हुई थी और 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था। दैट इज वाई 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ संविधान दिवस, ठीक है। It drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along the different section of Indian society together. Means हमारा एक बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है, स्ट्रगल रहा है, आप समझ सकते हैं नियर अबाउट 200 ईयर्स का। इतने सालों का जब स्ट्रगल रहता तो बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, तो बहुत सारी आइडियोलॉजी जुड़ती हैं, उसकी वजह से वो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है ना उसकी लेजिटिमेसी हो जाती है, मतलब वो एक लीगल बन जाता है। बिकॉज ये जितने भी लीडर्स होते हैं ना ये पॉपुलर होते हैं अपने लोगों के बीच में, और पॉपुलर होने की वजह से वो लीगल हो जाता है, ठीक है। ड्रू एनॉर्मस लेजिटिमेसी फ्रॉम द फैक्ट that it was drawn up by the people who enjoyed the immense public credibility. Credibility मतलब विश्वास। तो इतने सालों के स्ट्रगल से लोगों को विश्वास हो जाता है ना अपने लीडर्स के ऊपर, वो फेथ करते हैं, तो वो लीडर्स जब कोई चीज राइट करते हैं या कोई चीज बोलते हैं तो लोग उस पर विश्वास करते हैं, ठीक है। Who had the capacity to negotiate and command the respect of the wide cross sections of the society. Means अब देखो जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बेटा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, अगर आपने उसको पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो यू माइट हैव सीन कि द पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रीजन, दे केम टुगेदर। वो साथ में क्या है, दे केम टुगेदर। साथ में आने की वजह से उनको एक दूसरे के बारे में नॉलेज मिला, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज मिला। दैट इज वाई जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें क्रेडिबिलिटी थी लोगों की, एंड वर एबल टू कन्विंस द पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट द इंस्ट्रूमेंट। और ये लीडर्स ने लोगों को कन्विंस किया कि एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है फॉर द इंस्ट्रूमेंट फॉर द
एग्रेंडाइजमेंट। ठीक है, एग्रेंडाइजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब इन लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं है कि वो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं वो वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी की पावर को इंक्रीज करेगा या वेल्थ को इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि वो एक सोसाइटी की पावर को इंक्रीज करेगा, बल्कि ऑफ देयर पर्सनल पावर, मतलब उनकी पावर को नहीं इंक्रीज करेगा। द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस ऑफ एट द टाइम, मतलब जो हमारे पास फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया ना बेटा, उसमें सब लोगों की एक नेशनल रजामंदी थी कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बना। सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फुल फ्लेज रिफरेंडम। रिफरेंडम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट वोट, है ना। डायरेक्ट वोट मतलब लोगों को डायरेक्टली बोला जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाओ नहीं अपनाओ, या किसी भी बात के लिए डायरेक्टली बोलो। ठीक है ना, तो मतलब कुछ कंट्री में ऐसा भी है वेयर ऑल द पीपल वोट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ द, मतलब वहां लोगों ने बोला कि हमें ये चाहिए नहीं चाहिए, ये अच्छा है ये बुरा, इस तरह से। ठीक है, but the Indian constitution was never subject to such a referendum, but nevertheless carried the enormous public authority because it had the consensus and the backing of the leaders who were themselves popular। मतलब हमें इस तरह के रिफरेंडम की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये हमारे लीडर्स इतने पॉपुलर थे कि लोगों ने इनको बोला कि ठीक है, वी आर बैकिंग यू, हम आपको सपोर्ट देते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। ठीक है, although the constitution itself was not subjected to a referendum, the people adopted it as their own way by abiding by the provisions। ठीक है ना, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी रिफरेंडम में कभी हुआ ही नहीं, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ही जरूरत है, लेकिन लोगों ने इसके प्रोविजंस को जैसे वो थे वैसे ही एक्सेप्ट करा, बिकॉज वो हर एक की बात को बोलते थे। देयरफॉर द अथॉरिटी ऑफ द पीपल हु इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स डिटरमाइन इन द पार्ट इट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर द सक्सेस। मतलब उन लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं उनकी क्या अथॉरिटी है कंट्री के लोगों के ऊपर, वो डिटरमाइन करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेट्स हैव द एग्जांपल ऑफ द नेपाल। यहाँ पे एक नेपाल का एग्जांपल देखते हैं कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, मतलब क्यों इतनी जल्दी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो नहीं बन पाया। लेट्स सी हियर, डिबेट ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही मजेदार किस्सा है ये नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन का। मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ऑलवेज एन इजी एंड स्मूथ अफेयर, इतने इजिली नहीं बनता। नेपाल इज एन एग्जाम्पल कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कितना ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। सिंस 1948, ठीक है, नेपाल has had 5 constitution, मतलब 1948 के बाद उनके 5, देखो ना, 1948 में बना, 51 में बना, 59 में, 62 में, 1990 में, बट ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशंस वर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल। इसका मतलब है कि किंग अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन देगा और अपनी पावर को ऊपर रखेगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे डेमोक्रेसी में। ठीक है, इन 1990 द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी कंपटीशन, मतलब बोला चलो ठीक है, मल्टी पार्टी जैसे हमारी कंट्री में है मोर देन 2 पार्टीज, जब किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है ना तो उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी कंपटीशन। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में कैसा होता है, सिंगल पार्टी कंपटीशन जैसे चाइना में है, ठीक है ना, या 2 पार्टी कंपटीशन कहां पे है, यूएसए में है या यूके में है। नो डाउट अब छोटी छोटी पार्टीज वहां बन के आ रही, बट मेजर 2 ही पार्टीज हैं। मल्टी पार्टी इंडिया में जैसे है, वैसे नेपाल में भी 1990 में मल्टी पार्टी कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया। दो द किंग कंटिन्यू टू होल्ड द फाइनल पावर इन मैनी रिस्पेक्ट, लेकिन राजा ने बोला कि सारी मतलब मैक्सिमम पावर जो है ना वो मेरे हाथ में ही रहेगी। फॉर द लास्ट 10 years नेपाल वॉज फेस्ड विद द मिलिटेंट पॉलिटिकल एजिटेशन फॉर स्ट्रक्चरिंग द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। मीन्स जो नेपाल के लोग थे ना उन्होंने मिलिटेंट पॉलिटिकल एजिटेशन, अब मिलिटेंट का बोलने का मतलब उग्रवादी नहीं होता, उग्रवाद है, उग्रवाद का मतलब गुस्सा शो करना, ठीक है ना, तो उन्होंने क्योस क्रिएट करा, तोड़फोड़ करी, स्लोगन शाउट करा, इस तरह से मतलब थोड़ा सा मतलब वो उसको बोल सकते हैं आपके राइट्स भी उन्होंने किए, ठीक है, ताकि नहीं कंट्री में एक डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो बननी चाहिए। द मेन इशू वाज द रोल ऑफ मोनार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। उन्होंने बोला कि नेपाल में मोनार्की का, राजा का क्या रोल है। सम ग्रुप्स इन नेपाल वांटेड टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्क
एंड एस्टैब्लिश द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कहते थे यार राजा को हटाओ और वहां पे रिपब्लिक लेके आओ। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड नॉट चूजन वन, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो उन्होंने बोला कि हमारा देश रिपब्लिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वहां की मोनार्की को जो है उसको हटा दो, ठीक है। अदर बिलीव दैट इट मे बी यूजफुल टू शिफ्ट टू द लिमिटेड मोनार्की विद द रिड्यूस रोल ऑफ द किंग। किंग ने बोला कि नहीं, थोड़ा राजा की पावर को कम कर दो बट मोनार्की को रखो। द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट रेडी टू गिव अप द पावर्स, ही टुक ऑल द पावर्स इन अक्टूबर 2002। बाद में जब 1990 में इतना उसने बोला मैं ही राजा हूं, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम सब बैठ जाओ, ठीक है। इससे क्या हुआ, ज्यादा नेपाल में एजिटेशन होना शुरू हो गया। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ऑर्गेनाइजेशन वर डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने बोला हमें देश के लिए संविधान चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो मायोस थी, मायोस वाज अ कम्युनिस्ट लीडर, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी पे जो बेस्ड है, तो वो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी वाज द फोर फ्रंट ऑफ फॉर द स्ट्रगल। मीन्स उन्होंने नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा स्ट्रगल किया, ठीक है। इलेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फाइनली अंडर द प्रेशर ऑफ द पॉपुलर एजिटेशन द किंग हैड टू इंस्टॉल अ गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल टू द एजिटेटिंग पार्टीज। मतलब इतना रिवोल्ट हो गया वहां पे कि इन द लास्ट राजा को ऐसी गवर्नमेंट बनानी पड़ी जो एजिटेटिंग, जो रिवोल्ट कर रही थी पार्टीज, उनको वो एक्सेप्ट करनी पड़ी, ठीक है। दिस गवर्नमेंट stripped the king of almost all powers. Now all the parties are trying to decide the manner in which constituent assembly will be formed. मतलब उसके बाद उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और जो भी मतलब सिस्टम था उसको फॉलो किया। तो पहली बात क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री का संविधान कौन लिख रहे हैं, वो उसकी पॉपुलैरिटी को, उसकी सक्सेस को बताएगा, ठीक है। सेकेंड बात क्या है, द सबस्टेंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबस्टेंटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसका कोई फर्म बेस हो, रियलिटी में फर्म बेस हो, ठीक है ना, फर्म बेस। तो ऐसे प्रोविजन होनी चाहिए, ऐसे मतलब हवा वाले बेस वाले प्रोविजन नहीं होने चाहिए। ये हॉलमार्क है ऑफ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये आप एक बोल सकते हो कि जैसे कि ये एक उसका निशानी है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन तभी सक्सेसफुल रहेगा अगर उसके जो प्रोविजन है वो फर्म होंगे। That it gives everyone in a society some reason to go along with its provision. मतलब कोई भी कास्ट का पीपल हो, कोई भी रिलीजन का लोग हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करेगा अगर उसके कुछ ना कुछ बातें उसके बारे में वहां पे लिख रखी होंगी, है ना, फिर तो वो उसके लिए रिवोल्ट नहीं करेगा। फॉर इंस्टेंस, अलाउड द परमानेंट मेजोरिटी टू अप्रेस द माइनॉरिटी ग्रुप्स विद इन सोसाइटी वुड गिव द माइनॉरिटी नो रीजन टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी को अब्यूज करती है या उसको सुप्रेस करती है तो माइनॉरिटी क्यों जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसके पास कोई रीजन नहीं है बेटा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। और अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमैटिकली प्रिविलेज सम मेंबर्स, मतलब जो कुछ लोगों को बड़ा प्रिविलेज देती है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स और औरों को नहीं देती है, और दैट सिस्टमैटिकली एंट्रेंच्ड द पावर, मतलब एंट्रेंच मतलब छीन लेना, ठीक है ना, उनसे पावर को जो है वो ले लेती है, ठीक है, या किसी की पावर को एनहांस करती है ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो किसी स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी की पावर को बढ़ा देगी और बाकियों को कम कर देगी तो वुड सीज टू कमांड द एलिजेंस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो फेथ है वो सीज टू एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? अगर वो माइनॉरिटी को ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी, मेजॉरिटी सुप्रेस करेगी, या तो सम पीपल इन द सोसाइटी उसको ज्यादा बढ़ावा देगी, तो ऑब्वियस है लोग उस पर क्यों फेथ करेंगे। इफ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी बीइंग स्टिफल्ड, मतलब कोई ऐसा मानता है कि मेरी आइडेंटिटी, मतलब मान लो कि मैं पहाड़ों में रहती हूँ तो बोलेंगे नहीं पहाड़ों में रहने वाले लोगों को तो ये नहीं देना, तो मेरी आइडेंटिटी स्टिफल होगी ना, ठीक है, या मेरे रिलीजन के बेस पे या मेरे जेंडर के बेस पे, स्किन ऑफ कलर के बेस पे, किसी के भी बेस पे, दे विल हैव नो रीजन टू अबेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में अपना फेथ शो करेंगे। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस, but it has to convince people that it provide a framework for pursuing the basic justice। मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को एकदम जस्टिस नहीं मिल सकता बेटा, लेकिन हाँ हर एक कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम ऐसा फ्रेमवर्क दे सकता है कि हम जस्टिस की तरफ बढ़ेंगे, न्याय की तरफ बढ़ेंगे और सबको समानता देंगे, इक्वालिटी देंगे, फ्रीडम देंगे। समझ में आ गया। डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये कोई एक प्रैक्टिकल सी बात है।
Ask yourself this question: what would be the content of some basic rules in society such that they give everyone a reason to go along with them? तुम सोचो कि तुम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करोगे जब उसमें क्या चीज होगी, फ्रीडम होगी, इक्वालिटी होगी। ऑब्वियस है ना। द मोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर द मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड। मतलब जितनी वो फ्रीडम और इक्वालिटी देगी उतना ही वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल रहेगा। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव्स एवरीवन द रीजन टू गो अलोंग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइंस? यस, ठीक है ना। मतलब हर एक, इंडिया इज अ कंट्री विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सोशल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटीज है, तो ऑब्वियस यहाँ कुछ ना कुछ चला रहता है। बट स्टिल वी हैव द फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। कम से कम फंडामेंटल राइट्स तो मैग्ना कार्टा बोले जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो कहीं ना कहीं सबको रीजन देते हैं कि हाँ, हमें इस संविधान के साथ चलना चाहिए। आफ्टर स्टडिंग दिस बुक वन शुड एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब यस। ये किताब पढ़ने के बाद आप हाँ में जवाब दोगे कि नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अच्छा है। तो दो रीजन हमने कर लिए थी। नेक्स्ट है द बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। व्हाट डज दिस मीन कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके जो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस आप समझते हैं ना किसे बोलते हैं? जैसे आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है ना, या तो आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन डिजाइन हमें दिया है। अब यहाँ पे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट बाय द स्मॉल ग्रुप्स हु विश टू एनहांस देयर ओन पावर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ना लोग किस लिए यूज करते हैं? अपने पावर और को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम नष्ट करते हैं, खत्म कर, उसके प्रोविजंस को कुछ ऐसे अल्टर करते हैं सो दैट हम अपनी पावर को इंक्रीज कर लें। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन अ सोसाइटी intelligently so that no single group can subvert the constitution। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज है? अ वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर, मतलब वो पावर को फ्रेगमेंट, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें पावर्स को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सो दैट कोई सिंगल ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म ना कर पाए, उसके प्रोविजंस को इंटेलिजेंटली यूज ना कर पाए। One way of such intelligent designing of the constitution is to ensure no single institution acquires the monopoly of power। मतलब किसी पे एकाधिकार ना आए, सिंगल राइट ना आए कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में रखना है, अपनी मोनोपोली को मतलब इंक्रीज करना है, पावर को इंक्रीज करना है। दिस इज ऑफन डन बाय द फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करा गया। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के देखो ना, एक होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में कैसे आता है? यहाँ पे आपका सेंटर आ जाता है, नीचे आपकी स्टेट आ जाएगी, यहाँ पे आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स में क्या है आपका? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, ठीक है। ये तीन जो है इसमें डिवाइड है। एंड इवन द इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक, मतलब एक तो आपने डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके साथ साथ में आपने स्टैट्यूटरी बॉडीज को भी बना दिया। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब परमानेंट बॉडीज, जिनका डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया है कि इनको खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, ठीक है ना, तो इलेक्शंस में कोई गड़बड़ ना हो जाए वो हमने बना दिए। दिस इंश्योर्स दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर एक इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की कोशिश करे, अदर कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशंस। मतलब दूसरा जो है वो चेक कर सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट को खत्म कर रहा है। कोड ऑफ कंडक्ट आप समझते हो ना, इलेक्शन कमीशन लगाते हैं, बट कोड ऑफ कंडक्ट हर के लिए होता है कि एक नेता को कैसे आचरण करना चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव को कैसे आचरण करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने जब डिवाइड कर दिया ना तो हम इसको बड़े इजीली देख सकते हैं, ठीक है। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ना, याद रखना आपने, चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या हो गया? डिवाइडिंग द पावर इनटू 3 पार्ट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। तो एक दूसरे के ऊपर वो चेक एंड बैलेंस करेंगे, चेक करेंगे, अच्छा ये तो नहीं गलत कर रहा, फिर वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द चेक एंड बैलेंसेस, इतना आपने याद रखना है।
Another important aspect of the intelligent constitutional design that constitution must strike the right balance between the certain values, norms and the procedure as a authoritative. Means दूसरी चीज क्या है बेटा इसमें जिसको आप बात कर सकते हैं कि दैट शुड बी इन राइट बैलेंस क्रिएट करने के लिए वो कुछ सर्टन वैल्यूज एंड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स है जिनके पास भी अथॉरिटी होती है. एट द सेम टाइम अलाउ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशन टू अडेप्ट टू द चेंजिंग नीड्स एंड द सर्कमस्टांसेस. मतलब जैसे अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकता. मींस अगर इक्वालिटी फ्रीडम ये नहीं चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आपको उसमें अनदर अमेंडमेंट करने विद द टाइम तो आपको मतलब रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. तो आप क्या बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होना चाहिए और साथ में वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, जैसे कि इंडिया का है. ठीक है, टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ द चेंज. और बड़ा ही फ्लेक्सिबल होगा ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो क्या होगा यहाँ पे देखो, एंड टू फ्लेक्सिबल गिव नो सिक्योरिटी, है ना. तो ऐसा नहीं है कि उसमें बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए लेकिन बहुत रिजिड भी नहीं होना चाहिए. समझ में आ गया. सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन द प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज एंड अडेप्टिंग देम इन अ न्यू सर्कम. कोर वैल्यूज मतलब क्या हो गया, जो आप फंडामेंटल राइट बोल सकते हैं वो हमारे कोर वैल्यू जो प्रियम्बल में देके रखे हैं वो हमारी कोर वैल्यूज है. ठीक है ना. लेकिन हमें अमेंडमेंट चाहिए तो 104 अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं आज तक, हमें जरूरत थी उनकी तो उनको हमने अडॉप्ट करा. बहुत सारी चीजें उसमें अगर आप देखेंगे तो. ठीक है, यू विल नोटिस द विजडम ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. याद रखना है आपने कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कोई डेड डॉक्यूमेंट नहीं बोलते, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं. जब लिविंग वर्ड ऐड हो गया ना बेटा तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है जैसे जो लिविंग होता है जिसमें जान होती है उसमें क्या होता है, चेंजेस, है ना. चेंजेस मतलब विद टाइम वो जैसे एज होगा ऐसे कुछ करके होगा. तो अब कॉन्स्टिट्यूशन डेड तो नहीं हो सकता पर जिसमें जो डेड चीजें हम उनको निकाल के न्यू चीजें ऐड, तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट है. आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट. The Indian Constitution is described as a living document by striking a balance between the possibility to the change and the provision and the limit of such changes. मतलब एक तो हमने बोला कि चेंज होना चाहिए लेकिन उसमें भी हमने लिमिट लगा दी, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं भाई बदलना चाहिए. ठीक है. The Constitution has ensured that it will survive as a document रिस्पेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है ना. तो लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा लेकिन ये चेंज होगा बट इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा. दिस अरेंजमेंट ऑल्सो इंश्योर दैट नो सेक्शन और ग्रुप कैन ऑन इट्स ओन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब अब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होती है, इसके बड़े सारे प्रोविजन है. कैसी अमेंडमेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर करना है, जनरल अमेंडमेंट है, ऐसे बहुत है. तो आगे आपके टॉपिक में ये सब चीजें आएंगी चैप्टर्स में, इनको हम स्टडी करेंगे. ठीक है. देयरफॉर इन डिटरमाइनिंग वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ अथॉरिटी यू कैन आस्क योरसेल्फ दीज 3 क्वेश्चंस. मतलब अगर आपको देखना है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में रियली में कोई अथॉरिटी है तो ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे. नंबर 1, वर द पीपल हु इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल. जिन्होंने वो बनाया कि वो विश्वसनीय थे. दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आगे हम पढ़ेंगे कि उन पर विश्वास कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे. सेकंड क्वेश्चन क्या है, did the constitution ensure that power was intelligently organized so that it was not easy for any group to subvert the constitution. मतलब पावर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करा है ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ऑर्गन्स डिवाइड करके रखे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजन टू गो अलोंग विद इट्स. क्या किसी न किसी के पास कोई ना कोई रीजन है कि वो इसके साथ चले. मोस्ट ऑफ दिस बुक में आपको यही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. ओके. थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, ऑल्सो इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप एंड एस्पिरेशन. ठीक है. तो यहाँ पे लोगों की मतलब लोकस का मतलब क्या हो जाता है, सेट बेसिकली. तो क्या ये लोगों की होप्स एंड एस्पिरेशन का सेट है कि नहीं है, मतलब वो अपने देखते हैं उनको कुछ होप मिलती है इससे. द एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलेंटरी एलिजिनेंस. ठीक है ना, ऑफ द पीपल डिपेंड to a certain extent upon whether the constitution is just. मतलब लोग इस पे विश्वास करते हैं ना कि हमें जस्टिस देगा कि नहीं देगा. What are the principle of the justice underlying in the Indian constitution? The last chapter of this book will answer you these questions. तो ये सारे क्वेश्चंस हम आगे करेंगे. ठीक है.
कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसी में से आपको बेसिक क्वेश्चन जो है ना बेटा वो कवर होते हैं। चलो ये कार्टून रीड करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये इसको देखते हैं किसके ऊपर बना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इराक है और ताश के पत्तों पे, कैसल है ना, मतलब कैसल बोलने का मतलब है द कैसल ऑफ कार्ड्स। इस कार्टूनिस्ट ने इसको क्या नाम दिया, द कैसल ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का बना हुआ महल बेसिकली, ठीक है। व्हाई डज द कार्टूनिस्ट डिस्क्राइब अ न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कैसल ऑफ कार्ड्स, वुड दिस डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वैसे तो ये आप आंसर खुद दे सकते हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो कार्टूनिस्ट ने बेटा इसको डिस्क्राइब किया है न्यू इराकी कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ कैसल ऑफ कार्ड्स बिकॉज इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द, अगर आपने इराक की स्टोरी पढ़ी हो ना, तो कैसे यूएसए के लोगों ने आके इराक के लोगों को बोला कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, जबकि किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है कि नहीं है ये कौन डिसाइड करेंगे, द पीपल ऑफ दैट कंट्री, ठीक है ना। बाहर से लोग आके थोड़ी बोलेंगे कि तुम्हें जरूरत है, अब तुम लोगों ने, तुम्हें तुम्हारे घर में क्या जरूरत है, तुम खुद बोलोगे कि पड़ोसी आके बताएंगे। तो इन दिस वे ये प्रो जो यूएसए, मतलब जो यूएसए को फेवर करते थे, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था। उनको लोगों की डिजायर, एस्पिरेशंस, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, ठीक है। और जो असेंबली यहाँ पे बनी थी वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, वो यहाँ के लोगों के एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं आप, नंबर 1 ये प्रो यूएसए लोगों ने बनाया था, ठीक है, और ये यहाँ के एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, नंबर 1, ठीक है, इनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, ठीक है। ये एक इम्पोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन था। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था, इम्पोज, जो जबरदस्ती उनके ऊपर लादा हुआ था, ठीक है, वो नहीं चाहते थे, इसलिए इसको कैसल ऑफ कार्ड्स जो है वो बोला गया है। अगले पार्ट, वुड दिस डिस्क्रिप्शन अप्लाई टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। दो नो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ परफेक्ट, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे देश में करता है। अगर इतनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिलीजन और कास्ट, क्रीड, कलर रहते हो जिस देश में, वहां पे बहुत मुश्किल होता है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फुलफिलिंग दैट थिंग, ओके। सो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या करना, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, कैसे बना था बेटा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक जय हिंद, और कल की क्लास में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।